चलिए सभी लोगों को नमस्ते। और हम लोग शुरुआत करेंगे आज के सेशन का। आप सभी लोग मेरे भाई जुड़ जाइए। और आपको पता है कि हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग देखेंगे। और एनसीईआरटी के ये वाले क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में आता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जो हम आपके सामने अभी करवाने वाले हैं। और आप सभी लोग लगातार तैयारी करते रहिए, एक एक क्वेश्चंस को बनाते रहिए मेरे साथ जुड़ करके, बहुत बेनिफिट आप लोगों को होना है मेरे भाई। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पूरी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हमारे सामने दे रखे हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये वाला क्वेश्चंस मेरे भाई बहुत ही ज्यादा कॉमन है और मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चंस देखने को मिलता है। अब यहां पर क्वेश्चन बोला है कि दोलन करते समय बोला है, और दोलन करते समय आपको बोल दिया गया है एक सरल लोलक की बात कही गई है, और सरल लोलक का जो वेग है हमारा अधिकतम कहां पर होगा। हम चाहेंगे कि आपके आंसर्स इसमें सबसे पहले आपके आंसर्स आने चाहिए। आप सभी लोग मेरे भाई जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करके बता दीजिए। चंदन कुमार जी, मुनाब जी, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करके बता देंगे। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, एक बार जल्दी से बताइए मेरे भाई। और देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सरल लोलक की बात कही है, तो सरल लोलक हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पर सिंपल पेंडुलम को हम लोग क्या कहते हैं, तो सरल लोलक कहते हैं। अगर हम लोग सरल लोलक की अगर बात करते हैं तो सिंपल पेंडुलम को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो यहां पर सरल लोलक कहते हैं। एक एक चीज मेरे भाई आपके जहन में होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस है, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। आपको आता है फिर भी देखिए, चूंकि कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को अलग से मिल ही जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना। ये डेली होगा, बिल्कुल गुड़िया जी, डेली ये क्लासेस चलती है 6:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे के बीच में हम आपके सामने लाइव आते हैं। और इस समय आपको जो भी क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ही क्वेश्चंस होंगे, इसीलिए आपको बहुत बेनिफिट करेगा। सर 6 to 8 बैच में 10th क्लास का वो मैंने आपको बता दिया, आपके लिए एकदम हेल्पफुल है। 6 to 8, 9, 10, 11, 12 तक को भी टच कर जाएगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं सरल लोलक सिंपल पेंडुलम। तो मेरे भाई जब सिंपल पेंडुलम की बात आती है तो हमारे जहन में एक ही चीज आता है, सिंपल पेंडुलम, यानी कहने का मतलब है ये वाला पेंडुलम हमारा सिंपल पेंडुलम होता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो यहां पर सिंपल पेंडुलम कह देते हैं। और ये हमारा इस तरह से ऑसिलेट करते रहता है, इस तरह से ये हमारा दोलन करते रहता है। तो दोलन अगर करेगा तो ये हमारा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। अगर ये इससे ऊपर अगर नहीं जा रहा है, ये इतना ही ऊपर ये हमारा बॉब अगर गया है, तो हम यहां पर कह सकते हैं मेरे भाई, ये वाले बॉब की अगर हम बात करते हैं, अगर बॉब यहां पर पहुंचा है तो ऐसे इसको हम लोग बॉब कहते हैं, इसको बॉब कहते हैं। ये धागा है, ये बॉब कहलाता है। अब अगर बॉब हमारा यहां पर पहुंचेगा, इसके ऊपर अगर बॉब नहीं जाएगा तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन कहलाता है। इसको हम लोग कौन सा पोजीशन कहेंगे मेरे भाई, तो इसको हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन के नाम से जानते हैं। ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन कहलाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो जैसा इस साइड होगा सेम सिचुएशन हमारा इस साइड भी होगा, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस पोजीशंस को हम यहां पर भी क्या कहेंगे, तो इसको मीन पोजीशंस हम लोग, सॉरी एक्सट्रीम पोजीशंस हम यहां भी इसको हम लोग कहेंगे। दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, ये वाले पोजीशंस की अगर हम बात करते हैं, इस वाले पोजीशंस की अगर हम बात करते हैं, यहां की अगर बात करते हैं, यहां की इस जगह की अगर हम बात करते हैं, तो ये वाले पोजीशंस को हम लोग मीन पोजीशन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको माध्य स्थिति कहते हैं। इसी को हम लोग यहां पर मीन पोजीशन के नाम से जानते हैं। ये हमारा कैसा पोजीशन है, कहेंगे मीन पोजीशन। और मीन पोजीशंस को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग हिंदी में इसको माध्य स्थिति के नाम से जानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, इसको हम लोग माध्य स्थिति के नाम से जानते हैं, मीन पोजीशंस के नाम से हम लोग जानते हैं। ये 3 पोजीशन पर क्वेश्चन पूछता है और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपके सामने, हाँ न्यूमेरिकल्स भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल की भी क्लासेस होगी, घबराना नहीं है, सारे तरह के क्लासेस आपकी होगी। आप सभी लोग क्लासेस को वॉच करिए तो बेनिफिट आपको होना ही है। अब देखिए मीन पोजीशन पर क्या करना है, तो सबसे पहले इस मीन पोजीशंस की अगर हम बात करते हैं तो एक लाइन मेरे भाई, इस लाइन को आप ड्रॉ कर देना। और इस लाइन को हम लोग रेफरेंस लाइन के नाम से जानते हैं। जितनी भी बात हम आपको बता रहे हैं सब में कंसेप्ट है। अगर ये सारी चीजें आपकी क्लियर होगी तो आप ये समझ लीजिए क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत जल्दी आएंगे। इसको हम लोग यहां पर रेफरेंस लाइन कहते हैं। अब रेफरेंस लाइन किसको कहते हैं, तो रेफरेंस लाइन हम उसको कहते हैं जहां से भी किसी का मेजरमेंट हम लोग कर पाते हैं, उसको रेफरेंस लाइन हम लोग कहते हैं। सीटेड पेपर 2 में 83 है तो बीपीएससी ट्री के लिए एलिजिबल है। आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। आपका टीएरी आप टीएरी की कोई भी एग्जाम आप दे सकते हैं, उतना मार्क्स आपका आप जरूर क्वालिफाई है। नॉलेज टू ग्रो जी, मेरा फिजिक्स ऑनर्स है टीएरी 4 साइंस और मैथ। 9, 10 का कौन सा सब्जेक्ट बताएं ज्यादा रहेगा। 9, 10 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स का वेटेज ज्यादा रहता है, फिर आपका
केमिस्ट बायोलॉजी का, फिर आपका केमिस्ट्री का वेटेज रहता है। आप करिए सभी लोग तैयारी, जितना अच्छे से करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। तो अगर इसको कौन सा लाइन कहेंगे तो इसको रेफरेंस लाइन कहेंगे, इस जगह को कौन सा बिंदु कहेंगे जिसको हम लोग मध्य बिंदु कहेंगे या मीन पोजीशन कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे तो एक्सट्रीम पोजीशन कहलागा। इधर जैसा होगा सेम सिचुएशन हमारा इधर ही होगा। अब होता क्या है मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं मेरे भाई, अगर हम इस बॉब की यहां पर बात कर रहे हैं, ये जो बॉब आप यहां पर देख रहे हो, अगर हम इस बॉब की बात करते हैं तो ये बॉब हमारा ऑसिलेट करता है, यहां से चलेगा। अगर हम इस बॉब की अगर हम बात करते हैं कंप्लीट, ये बॉब की अगर बात करते हैं तो मेरे भाई मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये जो कंप्लीट हमारा यहां पर एक बॉब है, इस बॉब की अगर हम बात करेंगे तो कंप्लीट इसके मूवमेंट को मैं दिखाना चाहता हूं। ये हमारा ऐसे यहां से यहां आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ये हमारा बॉब ऐसे से करते रहता है। इसी को हम दोलन गति कहते हैं, इसी को हम ऑसिलेशन कहते हैं, इसी को हम लोग ऑसिलेशन कहते हैं, इसी को हम दोलन गति कहते हैं। लेकिन इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसका ऊपर ले जाने वाला वेग हमारा 0 हो जाएगा। तो सबसे अधिकतम गति अगर कहीं मिलेगा तो वो कहां होगा, क्योंकि सबसे अधिकतम गति यहां पर होगा। सबसे 0 गति कहां होगा तो यहां, क्योंकि ये फिर नीचे आने लगता है तो जाते जाते वेग घटेगा, घटते 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 यहां 0 होगा, और 0 होने के बाद फिर हमारा ये नीचे की ओर आने लगता है। ये ऐसे ऑसिलेट कर ले सकता है। तो अगर एक्सट्रीम पोजीशन की अगर आपसे बात कर लेता है मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है इस एक्सट्रीम पोजीशंस पर हम कहेंगे गति उसका 0 हो जाएगा, यानी कि जिस गति से वो ऊपर जा रहा था उसकी गति 0 हो जाएगी। तो इस एक्सट्रीम पोजीशंस पर आप कहेंगे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो कहेंगे यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अगर एक्सट्रीम पोजीशन पर मेरे भाई वेलोसिटी 0 हो गया ऊपर ले जाने वाला, तो जाहिर सी बात है इसकी गति अगर 0 हो गए तो ऐसे सिचुएशन में हम कहेंगे यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर 0 हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात मैं बताना चाहता हूं मेरे भाई, क्वेश्चन आपका बारीकी से पूछता है, एक क्वेश्चन आपके सामने में आएगा कि इस रेफरेंस लाइन से ये कितना ऊपर गया। जितना भी ऊपर जाएगा मेरे भाई यहां पर उसको हम लोग एच से दिखाते हैं और कहेंगे अगर ये एक्सट्रीम पोजीशन कहलाता है, ये हाइट इसके लिए क्या होगा, तो कहेंगे ये हाइट इसके लिए मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये हाइट मैक्सिमम है, और आप जानते हैं कि अगर मैक्सिमम हाइट अगर आपको प्राप्त होता है तो ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे कि इस जगह पर, इस बिंदु पर हमें मैक्सिमम हाइट प्राप्त हुआ है। तो अगर मैक्सिमम हाइट की अगर बात करता है तो इस मैक्सिमम हाइट के पोजीशंस की अगर हम बात करते हैं, यानी एक्सट्रीम पोजीशन की बात करते हैं, तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करेंगे, ये पोटेंशियल एनर्जी हमारा यहां पर मैक्स हो जाएगा। अगर मेरे भाई एच अगर मैक्स होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्स हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का एक रिलेशन हम लोगों को पता होना चाहिए, ये हमारा mg इंटू हमारा h होता है। देखिए किसी भी वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलेगा, बॉब का द्रव्यमान और g नहीं बदलेगा। अगर ये h हमारा अगर यहां पर मैक्स हुआ तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी भी हमारा मैक्स हो जाएगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर हम लोग कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी हमारा, स्थितिज ऊर्जा हमारा मैक्सिमम होगा, गतिज ऊर्जा का मान 0 हो जाएगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अब अगर मीन पोजीशंस की अगर हम बात करते हैं, इस मीन पोजीशंस की अगर हम बात करते हैं, इस पोजीशन पर क्या होगा, तो इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो यहां पर मेरे भाई अब क्या होगा, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी जो है वहां पर 0 है, वो काइनेटिक एनर्जी अब यहां पर मैक्स हो जाएगा। और इसी जगह पर मेरे भाई अगर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी इस जगह पे अगर मैक्सिमम है तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का मान हमारा 0 हो जाएगा। ये दोनों सिचुएशन में हमारा उल्टा होता है। कई बार तो क्वेश्चन में यह पूछा जाता है कि जब हमारा सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करता है, जब ये मेरे भाई ऑसिलेट करता है तो अधिकतम विस्थापन जो होगा वो कितना होगा। तो अधिकतम विस्थापन कहने का मतलब है मेरे भाई ये कितना हमारा ऊपर जाएगा, तो कहेंगे अधिकतम विस्थापन इसका एच मैक्स होगा। अगर इसको ए कहिएगा तो हम कहेंगे ए हमारा अधिकतम विस्थापन होगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा मेरे भाई, सिंपल पेंडुलम के केस में हमारा ऐसा ही होता है। तो आपसे क्या पूछा, आपसे वेग अधिकतम पूछा गया है कि वेग हमारा अधिकतम कब होगा। तो मीन पोजीशन पर आप देखिए मेरे भाई कि वेग हमारा यहां पर अधिकतम है, यानी कि मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो हमारा कहीं ना कहीं यहां पर मैक्सिमम को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम वेग अधिकतम की अगर हम बात करेंगे तो मीन पोजीशन पर हमारा वेग अधिकतम होगा। तो अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, इसका मतलब है ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे इसका वेग क्या होगा, तो कहेंगे ये भी हमारा मैक्स होगा। तो अगर गति मैक्सिमम है तो गति ऊर्जा भी मैक्सिमम होगा। जब ये मैक्सिमम तो इसका मान 0। यहां पर देखिए इस पोजीशन पर, अगर इस पोजीशन पर देखिएगा तो ये अगर 0 है तो ये 0 हो गया। इसका मतलब जो कुछ भी इस पोजीशन पर है वो आपका स्थितिज ऊर्जा है जो कि मैक्स आपका होगा। तो
तो मेरे भाई हम लोग देख पा रहे हैं इसमें एनर्जी भी कंजर्वेशन भी काम हमारा कर रहा है, और हम कहेंगे वेग अगर अधिकतम होगा तो वो कहां पर होगा, मध्य बिंदु पर होगा, मीन पोजीशन पर होगा। कितना होगा वो भी आप निकाल पाओगे, कई बार मेरे भाई पूछ लेता कि कितना होगा वो भी आप बता पाओगे। तो एक इक्वेशंस आपने पढ़ा होगा, y बराबर हमारा क्या होता है, कहेंगे यहां पर a sin ओमेगा टी होता है, y बराबर हमारा क्या था, a sin ओमेगा टी होता है। और ये वाला इक्वेशन हमारा किसका है, तो हमारा सिंपल पेंडुलम जो हमारा होता है उसी का हमारा ये इक्वेशन होगा, या एसएचएम का ये इक्वेशन है। ये किसका इक्वेशन होगा मेरे भाई, तो हम कहेंगे यहां पर फॉर एसएचएम की हम बात करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशंस की हम बात करेंगे, यहां पर एसएचएम की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए इक्वेशन हमारा ये होता है। तो ऐसी परिस्थिति में इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, हो सकता है कि आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता होगा, लेकिन एक बार अगर टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई, ये हमें क्या मिल जाएगा, कहेंगे ए ओमेगा, यहां पर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी हमें निकल करके आ जाएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसको एक बार और डिफरेंशिएट अगर करोगे तो यहां पर डी स्क्वायर वाई अपन में डी टी स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, तो माइनस यहां पर ए ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर, डायरेक्ट शॉर्टकट में लिखते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहां पर ए साइन ओमेगा टी आपका हो जाएगा। और ए साइन ओमेगा टी को हम लोग क्या कहते हैं, तो ए साइन ओमेगा टी को हम y के बराबर कहते हैं, चलो माइनस वाई स्क्वायर, यहां माइनस ओमेगा स्क्वायर y हो जाएगा। और ये कहीं ना कहीं हमारा एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो एक्सीलरेशन इतना होगा, ये कहीं ना कहीं यहां पर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो मेरे भाई ये पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। ये डिफरेंशिएशन का पार्ट है, तो ये डिफरेंशिएशन की कहानी है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अधिकतम कहां पे होगा, न्यूनतम कहां पे होगा, और वेलोसिटी मैक्सिमम अगर होगा तो कितना होगा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमारा इसी रूप में यहां पर मिलेगा। और हम कहेंगे मैक्सिमम एक्सीलरेशन की अगर बात करेंगे तो हमारा इतना पाया जाता है। तो जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम, जहां पर वेलोसिटी जीरो होगा यहां एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगा, जहां पर वेलोसिटी जीरो होगा, जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा वहां एक्सीलरेशन का मान जीरो होगा। तो यहां पर ये अगर मैक्सिमम है तो यहां पर एक्सीलरेशन का मान जीरो होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और यहां पर अगर इस पोजीशन पर अगर वेलोसिटी जीरो है तो एक्सीलरेशन का मान मैक्सिमम होता है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सरल लोलक के बारे में आपसे पूछा गया। सरल लोलक पर जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं आज इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, क्योंकि सरल लोलक पर क्वेश्चंस हमेशा आता है। कह रहा सरल लोलक की गतिज ऊर्जा जो है न्यूनतम कहां पर मिलेगी, तो मेरे भाई गतिज ऊर्जा न्यूनतम कहां पे होगी, तो आप देख लीजिए गतिज ऊर्जा यहां पर अधिकतम है, और जैसे से हम ऊपर की तरफ ऐसे की तरफ जाएंगे तो गति घटते 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 यहां जीरो हो जाएगा, यहां गतिज ऊर्जा जीरो, यानी कि यहां पर न्यूनतम मिलेगा। उससे पहले अगर देखेंगे तो यहां पर ज्यादा ही होगा, यहां मैक्सिमम, और मैक्सिमम से ये मिनिमम होते 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 तो जीरो हो जाता है। तो मिनिमम कह दीजिए या जीरो कह दीजिए, एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, यानी कहने का मतलब है कि गतिज ऊर्जा अगर न्यूनतम कहीं पर होगा तो हम कहेंगे मेरे भाई महत्तम विस्थापन बिंदु पर होगा। अगर महत्तम विस्थापन बिंदु की बात कर रहा है तो हम लोग विस्थापन यहां से देखते हैं, और यहां से विस्थापन अगर देखेंगे तो ये यहां पर इस लाइन पे था, और यहां से यहां अधिकतम जगह पे पहुंच गया, एच मैक्स को हम कहेंगे अधिकतम विस्थापन। अधिकतम विस्थापन जब पहुंचेगा, ये पोजीशन अधिकतम विस्थापन का है, एक्सट्रीम पोजीशन को हम लोग अधिकतम विस्थापन का जगह कहेंगे। और अधिकतम विस्थापन पर याद रखना मेरे भाई, आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जो गतिज ऊर्जा का मान न्यूनतम यानी कि जीरो के बराबर हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन भी आपको ग्राफिकली पूछता है। हमने आपको बोला कि सरल लोलक के जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, ये सरल लोलक के जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे आज मेरे भाई उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा और आपको करके आना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में अगर सरल लोलक की अगर हम बात करते हैं तो एक क्वेश्चन हमारा ग्राफिकली भी पूछता है कि सरल लोलक के बारे में हम बात कर रहे हैं सर, और सरल लोलक के आवर्तकाल के बारे में तो बता दीजिए कि आवर्तकाल क्या होगा, एवं लोलक की जो लंबाई है उसकी बात कर रहे हैं, और उसके बीच में लोलक की लंबाई को एल से दिखाते हैं, उसके बीच में हमारा ग्राफ कैसा होगा, क्या वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, क्या वो पॉइंटेड ग्राफ बनेगा, क्या वो सर्कल बन जाएगा, क्या वो पैराबोला का आकार बनेगा, ये आपको बताना है। तो मेरे भाई सबसे पहले तो आवर्तकाल आपको समझ में आना चाहिए। अगर हम यहां पर बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की अगर बात करते हैं, इसमें आवर्तकाल को अगर ढूंढना होगा तो कैसे ढूंढोगे, तुम आसानी से ढूंढ सकते हो मेरे भाई, बशर्ते कि यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हमें आवर्तकाल जानना है तो किस आवर्तकाल कंप्लीट करने के लिए, एक आवर्तकाल कंप्लीट करने के लिए, ये वस्तु की अगर हम बात कर रहे हैं, ये वस्तु की, ये वस्तु यहां से चलना शुरू करेगा, यहां पर पहुंचेगा तो आधा आवर्तकाल हुआ है, फिर यहां से चल करके अगर ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच जाता है
तब कहेंगे मेरे भाई कि एक आवर्तकाल कंप्लीट हुआ है। यानी कि जहां से चलना शुरू किया वापस अगर वहीं पर आकर आ गया घूम फिर करके, इसका मतलब है कि तब हमारा आवर्तकाल कंप्लीट होता है और उसी आवर्तकाल पर मेरे भाई फ्रीक्वेंसी भी डिफाइंड होता है। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर हम लोगों को आवर्तकाल टी और लंबाई एल के बीच में ग्राफ चाहिए। इस ग्राफिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज जानना पड़ेगा। तो मेरे भाई अगर हम लोग यहां पर इसको ग्राफिकली अगर देखना चाहते हैं तो एक काम हम लोगों को करना पड़ेगा कि यहां पर y इक्वल टू mx का एक ग्राफ होता है जो कि हमारा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। नहीं पता है तो अपने जहन में डाल लीजिए कि जितनी भी सीधी रेखाएं आप खींचते हैं सभी सीधी रेखा का जो ग्राफ होता है y बराबर mx की हम बात करेंगे। y बराबर mx प्लस c का मान 0, इसका मतलब ग्राफ हमारा ओरिजिन से पास करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम ग्राफ को अगर देखते हैं तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में हम आपके सर सामने चर्चा करेंगे। ये अगर हमारा y है, ये हमारा x है, इसके बीच में अगर कोई ग्राफ होगा तो हम कहेंगे ओरिजिन से पास करेगा, क्योंकि इसके बाद कोई टर्म हमारा है नहीं तो कहेंगे ओरिजिन से पास करेगा और वह सीधा होगा और ये सीधा ग्राफ हमारा लाइन है, इसीलिए हम कहेंगे ये हमारा कैसा ग्राफ होगा, तो कहेंगे हमारा ये सीधी रेखा में ग्राफ होगा। ये कैसा ग्राफ है तो कहेंगे इसको हम लोग यहां पर सीधी रेखा में ग्राफ कहेंगे और ये हमारा कहीं ना कहीं यहां पर स्ट्रेट लाइन का हमारा ग्राफ है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर स्ट्रेट लाइन में ग्राफ है उसका इक्वेशंस कितना होगा तो कहेंगे इतना ही होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। मेरे भाई क्वेश्चंस कुछ ना कुछ आपके ऐसे ही हैं, यहां पर आपको ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं और इस क्वेश्चंस को समझते हैं मेरे भाई कि अगर हम सिंपल पेंडुलम की अगर हम बात करते हैं, समझना गौर से, यदि हम यहां पर सिंपल पेंडुलम की अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने सिंपल पेंडुलम का एक आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला हमारा t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर में मेरे भाई यहां पर l अपॉन में g होता है। और ऐसी परिस्थिति में आपको आवर्तकाल और लंबाई के बीच में अगर आपसे पूछ रहा है ग्राफ हमारा क्या होगा, तो एक बात समझ लीजिए कि आवर्तकाल और लंबाई दे रखा है, ये दोनों वेरिएबल है, इन दोनों को छोड़ करके आवर्तकाल t और लंबाई l को छोड़ करके जो भी पैरामीटर दे रखा है वो सभी के सभी कांस्टेंट होंगे। इसका मतलब है मेरे भाई कि 2 पाई और g की अगर बात करते हैं ये कहीं ना कहीं हमारा यहां पर क्या कहेंगे कांस्टेंट टर्म है। अब ऐसी परिस्थिति में इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, तो हम कहेंगे यहां पर t जो होगा ये कहीं ना कहीं मेरे भाई समानुपाती अंडर रूट यहां पर l का होगा। लेकिन क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है मेरे भाई, हम उसकी अगर बात करते हैं तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो कैसा पूछा गया है, कहेंगे यहां पर जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है वो t और l के बीच में पूछा गया ग्राफ। t और अंडर रूट l के बीच में ग्राफ नहीं पूछा है, t और एल के बीच में ग्राफ पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ग्राफ ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे और जब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जाएंगे मेरे भाई तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से होगा और हम कहेंगे ऐसा हमारा कुछ हो जाएगा। अब यहां पर हम पहुंचे, ऐसा हम लोग कर दिए, एक तरफ हमारा आवर्तकाल यानी टी का होगा और एक तरफ बोला है क्वेश्चन में एल के बीच में ग्राफ। तो एगो आवर्तकाल टी है और एक लोलक की लंबाई एल है, टी और एल के बीच में ग्राफ पूछ रहा है कि कैसा होगा, लेकिन यहां टी समानुपाती अंडर रूट एल है। तो मेरे भाई जाहिर सी बात है कि इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना आएगा, लेकिन ग्राफ ड्रॉ हम तभी कर पाएंगे जब हमको ग्राफिकली कुछ नॉलेज होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि जिधर पावर कम होता है उधर ही ग्राफ शिफ्ट करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। जिधर पावर कम होता है उधर ही ग्राफ शिफ्ट करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस मेरे भाई इस तरीके से आपसे पूछ जाएंगे और आपको आंसर करके यहां पर आना है। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो यहां पर क्या करेंगे मेरे भाई, तो हम कहेंगे यहां पर हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर एल है। इसको बताने से पहले एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे मेरे भाई, और अगर उस चीज को आप जान लोगे तो आपके काम बन जाने हैं, समझिएगा गौर से। उसके बाद हम ग्राफ पे आएंगे, अपने आप ग्राफ बन जाएगा मेरे भाई। एक हमारा पैराबोलिक इक्वेशंस होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एक हमारा कैसा इक्वेशन होगा, तो कहेंगे एक हमारा पैराबोलिक इक्वेशंस होता है। अगर इस पैराबोलिक इक्वेशंस की अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारा पैराबोलिक इक्वेशंस होता है इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो हमारे पास y इक्वल टू यहां पर क्या होगा, तो कहेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारा 4ax का हमारा ये ग्राफ होता है, ये इक्वेशंस होता है। ये पैराबोलिक इक्वेशंस है, पैराबोलाकार का हमारा एक इक्वेशंस होता है, याद रखना पड़ेगा। और ऐसी परिस्थिति में 4a टर्म हमारा कांस्टेंट होता है, ये दोनों टर्म हमारे क्या होंगे, तो यहां पर कांस्टेंट हो गए।
तो मेरे भाई आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि ऐसा रिलेशन आपको कैसा मिलेगा, क्योंकि यहां पर वाई स्क्वायर समानुपाती आपको एक्स का मिल गया। मेरे भाई वाई स्क्वायर समानुपाती एक्स को देखिए, या फिर आप इस रिलेशन को यहां पर गौर से देखिएगा तो आपको एक चीज पता चल जाएगा कि यहां पर रूट को अगर हटाएंगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर कर दिए, समानुपाती एल का हमारा हो गया। मेरे भाई आप यहां पर गौर से देखिए इस रिलेशंस को, आप गौर से देखिए इस रिलेशंस को, आपको पता चल जाएगा ये रिलेशन और ये वाला रिलेशन दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर है। यहां आवर्तकाल का स्क्वायर, यहां y का स्क्वायर, यहां समानुपाती, यहां भी समानुपाती, यहां लंबाई और यहां x। तो मेरे भाई अगर यहां पर y और x के बीच में ग्राफ बनेगा, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, यहां t और l के बीच में ग्राफ बनेगा, फिर भी पैराबोलिक ग्राफ होगा। तो यहां पर मेरे भाई अगर इसके बीच में कोई ग्राफ बनना है तो वह कैसा ग्राफ बनेगा, तो कहेंगे यहां पर आपका पैराबोलिक ग्राफ ही बनेगा। इसलिए जो भी ग्राफ बनने हैं वो आपके पैराबोलिक ही ग्राफ बनेंगे। ये बात आपको यहां पर कहीं ना कहीं मेरे भाई समझना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो आप आंसर करेंगे क्या, तो कहेंगे यहां पर डी आंसर्स आपके यहां पे राइट होंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं, आपको बस ये समझ लेना था कि किसके बीच में ग्राफ था। तो मेरे भाई हम लोगों ने देखा कि अगर ऐसा होगा y और x के बीच में अगर ग्राफ होगा तो कैसा ग्राफ होगा, तो कहेंगे यहां पर हमारा ये y हो गया, ये हमारा x हो गया, और ग्राफ हमारा कैसा होगा, तो कहेंगे ग्राफ हमारा कुछ ऐसा यहां पर हो जाएगा। इधर हमारा ग्राफ जिधर पावर कम होता है मेरे भाई उधर ग्राफ हमारा शिफ्ट करता है, तो ग्राफ हमारा ऐसा हो जाएगा। इसको हम लोग पैराबोलिक ग्राफ कहते हैं, इसको हम लोग पैराबोलिक कर्व कहते हैं। एक्चुअली में ये वाला हमारा ग्राफ होता है, पैराबोलिक हो गया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहां पर अगर ग्राफ ड्रॉ करना होगा मेरे भाई, तो यहां पर टी और एल के बीच में ग्राफ करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, तो इधर हमारा ये टी हो गया, ये हमारा एल हो गया। अब जिसका पावर कम होगा उधर ग्राफ शिफ्ट करेगा तो कहेंगे ऐसा ग्राफ हमारा बनेगा। यानी कहने का मतलब ऐसा ग्राफ बनेगा, हम दूसरे इसको पेन से हम दिखा देते हैं मेरे भाई, ये वाला ग्राफ हमारा बनेगा और ये पैराबोलिक ग्राफ होगा। ये कैसा कर्व है, तो कहेंगे इसी को हम लोग यहां पर पैराबोलिक कर्व कहेंगे। ये पैराबोलिक कर्व हमारा हो जाएगा, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होंगे वो आपके करेक्ट हो जाएंगे। सर अगर आप बिहार से हो तो आप एलिजिबल हैं। चलिए क्या क्या बतिया रहे हैं आप सभी लोग, जो है खूब बतियाते हैं। हम पढ़ाने में लगे रहते हैं, ये लोग बतियाने में लगल रहता है। अरे अखंड ज्योति बैच जो तुम्हारा हम दिए हैं, उस अखंड ज्योति बैच में 6 to 8 का बच्चा, 9 10th का बच्चा, या 6 to 8 9th का बच्चा, या फिर 1 to 5 का बच्चा, या 11 12th का बच्चा, कोई भी साइंस अगर पढ़ना चाहेगा तो पढ़ सकता है। बेहतरीन तरीके से हम क्लास करा रहे हैं, तुमको इंटरेस्ट होना चाहिए साइंस सीखने का। इतने तरीके से उसमें इस बार अखंड ज्योति बैच में हम करा रहे हैं कि तुम सोच नहीं पाओगे, और जब करोगे तो क्लियरिटी तुम्हारे जहन में दिखेगी कि सच में ये क्लासेस हमको करना चाहिए था। जाकर के देख लेना, उसके डेमो वीडियो भी एप्लीकेशंस पर मैंने ओपन करवा रखा है, आपको देखना होगा तो आप जाकर के वॉच कर सकते हैं। क्योंकि क्लियरिटी है, क्लियरिटी रखेंगे तभी जाकर के बच्चे का सिलेक्शन होगा, तभी तो हमारा भी कुछ होगा। इसलिए हम लोग हमेशा चाहते हैं कि अच्छे तरीके से आपको कोई भी चीज बता दें ताकि आप उसको ग्रैब करें और आप रिजल्ट दें। तो जितना चीज करवा रहे हैं ये सब आपके फेवरेबल, आपके फेवरेट में ही करवा रहे हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। हिमांशु जी कह रहे हैं कि 11 12 का फिजिक्स का बैच स्पेशल, आप मेरा फिजिक्स का क्लास कर लीजिए, 11 12 सब मेरा पार हो जाएगा, अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप कर के देखिएगा, पता चल जाएगा, उसमें ढेर कंटेंट है, इतने कंटेंट है 11 12 तक की ही चीज को कवर कर रहे हैं उसमें, इसलिए करने से कोई बुराई नहीं होगा। आप 6 to 8 9 10th का जो साइंस का बैच है उसमें फिजिक्स हम पढ़ा रहे हैं, उसको आप करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। ठीक है, चलो तो ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन इसी में थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ये लंबाई एल की बात कर रहा है। एक्चुअली में यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक है मेरे भाई, ये लंबाई एल की बात कर रहा है, यहां पर ये एल की बात कर रहा है, सॉरी यहां पर किसकी, तो एल की बात कर रहा है, यहां पर क्या, तो यहां टी स्क्वायर की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन बोला कि सरल लोलक का हमको इन दोनों के बीच में आप ग्राफ चाहिए, हमको टी और एल के बीच में ग्राफ नहीं चाहिए, हमको ग्राफ चाहिए टी स्क्वायर और एल के बीच में। अब तो मेरे भाई कहोगे कि सर टी स्क्वायर और एल के बीच में अगर ग्राफ चाहिए तो ग्राफ कैसा होगा, क्या सर ग्राफ पैराबोला होगा, जो पैराबोला मारेगा उसके गलत आंसर हो जाएंगे, क्योंकि मेरे भाई एक्सिस में आप देखिए वेरिएशन आ गया। अगर टी और एल के बीच में ग्राफ था, यदि टी और एल के बीच में ग्राफ था, सॉरी यदि टी और एल के बीच में अगर ग्राफ था, यदि टी और एल के बीच में ग्राफ था, तो ऐसी परिस्थिति में आपने देखा था
ये रिलेशंस हमारे पास क्या निकल कर क्या था, टी स्क्वायर हमारा यहां पर समानुपाती एल का था, तो ग्राफ हमारा पैराबोलिक था। लेकिन मेरे भाई यहां पर जो रिलेशंस है हमारा, ये टी स्क्वायर एल का रिलेशंस हमारा था, लेकिन ग्राफ टी और एल के बीच में था। यहां ग्राफ टी स्क्वायर और एल के बीच में ड्रॉ करना है, तो मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, ये रिलेशंस हमारे पास है, ये रिलेशन हमारे पास है। और आप यहां देखिए ग्राफ को गौर से, तो ये एक्सिस हम चेंज कर रहे हैं। अब यहां जो एक्सिस है आपका, ये टी नहीं है, टी स्क्वायर है, और ये आपका एल है। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे भाई अगर ग्राफ बनेगा तो ये कैसा ग्राफ बनेगा, तो कहेंगे ये वाला टर्म को एक ही समझिए और ये एक है, तो दोनों समानुपाती का ग्राफ होगा। और समानुपाती वाले रिलेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। जितना एल बढ़ेगा उतना टी स्क्वायर बढ़ेगा, क्योंकि टी स्क्वायर को एक माने हैं, जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा। इन दोनों के बीच में अगर ऐसा बोलेगा तो स्ट्रेट लाइन होगा, अगर ऐसा रिलेशन है, ऐसा रिलेशन दोनों का सेम ही होगा, रिलेशन दोनों का सेम ही होगा, एक्सिस अलग अलग हो गया। यहां टी और एल है, यहां टी स्क्वायर और एल है। अगर टी स्क्वायर और एल के बीच में बोलेगा तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, अगर टी और एल के बीच में ग्राफ बोलेगा तो यहां पर पैराबोलिक ग्राफ होगा। तो मेरे भाई यहां जो ग्राफ हुआ ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हुआ, ये सीधी रेखा में ग्राफ होगा, ये लीनियर ग्राफ होगा, ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया, लेकिन यहां जो ग्राफ हमारा होगा वो कैसा होगा, तो कहेंगे यहां जो ग्राफ हमें मिला, इस ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो ये वाला ग्राफ हम आपको बता चुके हैं, ये हमारा पैराबोलिक ग्राफ होगा। ये कैसा ग्राफ होगा मेरे भाई, तो ये पैराबोलिक कर्व हमारा बनेगा। तो क्वेश्चंस में वेरिएशंस होता है, एक्सिस को देखिए, ग्राफ के एक्सिस को देखिए, टी और एल के बीच में ग्राफ है, यहां ग्राफ टी स्क्वायर और एल के बीच में ग्राफ है। तो क्वेश्चन में टी स्क्वायर एल के बीच में ग्राफ पूछा है, तो टी स्क्वायर एल के बीच वाला ग्राफ का आंसर करेंगे, ये वाला आंसर नहीं करेंगे। तब आंसर करेंगे मेरे भाई यहां स्ट्रेट लाइन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर आंसर करेक्ट हो जाएंगे आपके। सर 6 to 8 में साइंस से हो, और तो 6 to 8 में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस क्या क्या है बता दीजिए सर प्लीज। राजू जी आप जाइए अखंड ज्योति बैच में, आप जाइए और वहां पर आपको 6 to 8 साइंस वाले जो बच्चे होंगे आप जाइएगा, हर एक चीज की क्लियरिटी वहां पर हम रख रहे हैं। आपको सिलेबस एक एक चीज क्लियर रहेगा, फिजिक्स का हो, बायोलॉजी का हो, केमिस्ट्री का हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन कहां से कितने पूछे जाएंगे वो सारा एनालिसिस करके हम यूट्यूब पर भी डाल देंगे। तो क्लासेस में आपको सारा चीज, उसका पीडीएफ भी वहां पर मिलेगा। इस क्लासेस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और जो क्लासेस का पीडीएफ है वो आपको एप्लीकेशन पर डाल दिया गया है। आज से अखंड ज्योति बैच की क्लासेस स्टार्ट हुई है। आप जब सभी लोग मेरे भाई अगर जुड़े हैं तो ठीक है, नहीं तो साइंस के बेहतर तैयारी करिए, आप निश्चिंत आंख बंद करके उस बैच से जुड़िएगा। 6 to 8 9 10th या 6 to 8 9 10th कॉम्बो का हमारा बैच चल रहा है, आज से ही ओपनिंग हुआ है। आप सभी लोग मेरे भाई देख लेंगे, पता चल जाएगा बेहतर तरीके से। हम इस बार साइंस की थ्योरी करा रहे हैं। बहुत बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर थ्योरी होगा कि क्वेश्चन ही होगा। मेरे भाई थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस भी होगा, थ्योरी होगा फिर क्वेश्चंस भी होगा, इसलिए आप उसको करिए, बहुत फायदा करेगा। हाँ 9 10th का टाइमिंग क्या है, 9 10th की जो क्लासेस चलती है, ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है, ऑनलाइन भी चलती है, और 2-2 घंटे क्लासेस चलती है। 1 से 3 में ऑनलाइन कंप्लीट क्लासेस चलेगा, और 3 से 5 में ऑफलाइन की क्लासेस चलती है। जिनको मेरे भाई लगता है जिस टाइम में सुटेबल है आप क्लास करिए, जब तक नहीं करिएगा तब तक कैसे सिलेक्शन होगा। आगे चलते हैं मेरे भाई, यहां पर इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो लोलक का आवर्तकाल पूछा है। अब देखिए यहां सरल लोलक का आवर्तकाल पूछा है, तो सरल लोलक का आवर्तकाल का फॉर्मूला एकदम आपके जहन में रहना चाहिए। ये 2π√L में हमारा क्या कहेंगे यहां पर जी होगा। अब कह रहा है कि ये बताइए कि सरल लोलक का जो आवर्तकाल है वो पृथ्वी के केंद्र पर क्या होगा। तो मेरे भाई पृथ्वी के केंद्र पर आप कहिए स्मॉल जी, जिसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, उसका मान तो 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान 0, गुरुत्वीय त्वरण का मान 0। हमारे पास जो फॉर्मूला है मेरे भाई, अगर इस फॉर्मूला को अगर हम लोग देख रहे हैं, हमें आवर्तकाल बताना है, तो हम कहेंगे सर 2π तो हमारा वही है, √L में अगर जी करेंगे तो जी का मान तो सर 0 लेना पड़ेगा, चूंकि केंद्र पर पूछ रहा है। तो ये मान अगर 0 है, किसी भी चीज में 0 से डिवाइड करते हैं मेरे भाई, तो ऐसी परिस्थिति में हम कहते हैं कि वो हमारा अनंत मान देता है, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना कि किसी भी चीज में अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू हमेशा अनंत होगी। ये रिलेशंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आप कितना से भी डिवाइड कर लीजिए, यहां मल्टीप्लिकेशन में यहां डिवाइड करेगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो कहेंगे अनंत हो जाएगी। आवर्तकाल अनंत हो जाएगा मेरे भाई, यानी आवर्तकाल हमारा अनंत का मतलब समझ लीजिए इसका आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। क्वेश्चन पूछता है और आपके सामने में ऑप्शंस है, आप कहेंगे आंसर क्या करेंगे मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं, ये फर्जी इधर उधर का क्वेश्चन नहीं है, ये वो क्वेश्चन है मेरे भाई जो आपके एग्जाम में आता है। और सिंपल पेंडुलम से बनने वाले जो भी क्वेश्चन है हम आपको वो करा रहे हैं।
सर यूट्यूब पर 6 to 8 के लिए फ्री में साइंस और मैथ की क्लासेस नहीं दीजिएगा क्या? मेरे भाई फ्री में तो बहुत कुछ देते हैं हम लोग, यूट्यूब पर बहुत सारे क्लासेस कराते हैं, यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी चीजें हो जाती है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि इंस्टीट्यूट के लिए भी चलती है, जो एप्लीकेशन पर भी चलता है। तो अभी एप्लीकेशन की सारी क्लासेस आपके लिए आई है, आप जाइए अखंड ज्योति बैच, आप वहां से कीजिए साइंस के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का नया बैच आज से ही स्टार्ट हुआ है, आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से उसमें हम क्लास करा रहे हैं, वो आपको काफी फायदा करेगा। सर यूट्यूब पर 6 to 8 के लिए फ्री में साइंस नहीं दीजिएगा, ऑफिशियल नयन प्रताप जी जाकर के देखिएगा, एप्लीकेशन पे क्लासेस मिलेगा। यूट्यूब पर हर एक चीज उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं अच्छे अच्छे कंटेंट कुछ ना कुछ हम आपको देते रहे, कुछ ना कुछ सिखाते रहे। यूट्यूब से भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर करना चाहें तब। ठीक है, चलिए, हाँ उसमें थ्योरी होगी, याद रखिए अखंड ज्योति बैच में थ्योरी होगी, और थ्योरी के साथ साथ चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी होंगे। प्रैक्टिस सेट मैंने डाल दिया, आप जाकर के देखिएगा, पता चल जाएगा। लेकिन जितने लोग लाइक देख रहे हैं मेरे भाई, सभी लोग सेशन को लाइक करिए। फी बहुत मिनिमम है, इतना फी मिनिमम है कि आप सोच नहीं पाओगे। मात्र 499 रुपए में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों चीज पढ़ा रहे हैं, और इतने तरीके से पढ़ा रहे हैं, आप देख करके ही कहोगे कि सर अच्छे कंटेंट है। जाइए आप देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है लखन जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला चीज हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने में दे रखा है, और ये 1 मीटर लंबे, अब देखिए हमने आपको क्या बोला कि सरल लोलक से पूछने वाले जितने भी क्वेश्चन है, सिंपल पेंडुलम से पूछने वाले जितने भी क्वेश्चन है, वो सभी आपके बन जाएंगे। तो यहां पर आपको 1 मीटर लंबा सरल लोलक कह रहा है, यानी कितना मीटर लंबा है, तो 1 मीटर लंबा है, और तब उसका आवर्तकाल पूछा है। तो मेरे भाई एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, तैयारी ऐसी आपकी होनी चाहिए। अब आप कहोगे कि सर कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, याद रखना है आपको क्या, तो यहां पर याद रखना है, अगर हम सेकंड पेंडुलम की बात समझना गौर से, यदि हम यहां पर सेकंड पेंडुलम की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन बीपीएससी में भी आप देखिए, सीडीपीओ एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अगर हम यहां पर सेकंड पेंडुलम की अगर हम बात करते हैं, तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना कि ये सेकंड पेंडुलम की जब भी बात होती है, तो सेकंड पेंडुलम का अगर आपसे आवर्तकाल अगर पूछ लेता है, तो आप एक लाइन में कहेंगे कि सेकंड पेंडुलम का जो हमारा आवर्तकाल होता है वो 2 सेकंड का होता है। कोई कुछ बोले फर्क नहीं पड़ता है, सेकंड पेंडुलम बोल दिया तो आवर्तकाल 2 सेकंड ही कहेंगे, ये बात सही है। और आवर्तकाल के लिए मैंने आपको दिखाया भी था कि जब भी आवर्तकाल हम कैलकुलेट करते हैं, तो आवर्तकाल के लिए मेरे भाई क्या मैंने बताया था, हमने बोला था कि ये अगर हमारा वस्तु, तो ये यहां से यहां जाएगा, और अगर यहां से चला सॉरी, अगर ये वस्तु हमारा से यहां गया, और इस तरीके से अगर मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं मेरे भाई, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या, तो यहां पर वस्तु है, और अगर यहां से यहां चलना शुरू किया, वापस इसी जगह पर ये पहुंच गया, तब हमारा आवर्तकाल कंप्लीट होता है। यानी कि जहां चलना शुरू किया, वापस ये यहीं पर आ गया, तो आवर्तकाल कंप्लीट होता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपका 1 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्तकाल लगभग कितना होगा, तो ये आवर्तकाल 2 सेकंड का, इसका मतलब जाने का 1 सेकंड, वापस आने का 1 सेकंड हमारा होगा, यानी कि 2 सेकंड होगा। तो चलो सेकंड पेंडुलम की बात यहां पर क्लियर हो गई कि सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितने सेकंड का। क्वेश्चन बीपीएससी ने एक बार पूछ चुका है कि आपसे यह पूछा गया था, एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पर सेकंड आवर्तकाल के पेंडुलम को जाने में कितना समय लगेगा। तो मेरे भाई एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पर, यानी समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन बहुत लॉजिकल था और बहुत लोग गलती कर दिए थे। क्वेश्चन में लिख दिया था सेकंड पेंडुलम की बात कह दी गई। हम आते हैं क्वेश्चंस पर, क्वेश्चंस भी आपका क्लियर कर देंगे, लेकिन यहां भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। सेकंड पेंडुलम में बोला था, सेकंड पेंडुलम में बोला था मेरे भाई कि एक एक्सट्रीम पोजीशन से ध्यान रखना है कि एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पर जाने में, दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पर जाने में कितना समय लगेगा, ये आप कहेंगे कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन मार्क था। ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछा गया, तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं मेरे भाई, ये बीपीएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये बीपीएससी एग्जाम ऐसे क्वेश्चंस को पूछ चुकी है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई कि सेकंड पेंडुलम हमारा
एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन में कितना समय लगेगा। अब देखो कितना बच्चा गलती क्या करा, उनको लगा कि सेकंड पेंडुलम है सर, तो सेकंड पेंडुलम के लिए आंसर तो 2 सेकंड कर देंगे, और बहुत बच्चे 2 सेकंड मार के आ गए। गलती यही हो गया मेरे भाई। मैंने क्या बोला कि सेकंड पेंडुलम की अगर हम बात करते हैं, सेकंड पेंडुलम में क्या होगा, अगर ये मान लेते हैं हमारा क्या है, तो कहेंगे यहां पर बॉब है, ये बॉब अगर हम आवर्तकाल को अगर देखना चाहेंगे, इस बॉब के आवर्तकाल के लिए अगर ये यहां से चला, यहां पहुंचा, फिर वापस अगर यहां आया तो 2 सेकंड लगेगा। लेकिन एक ये एक्सट्रीम पोजीशन है एक वाला, और एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचने में अब कितना समय लगेगा, तो कहेंगे 1 सेकंड लगेगा। तो जाने में 1 सेकंड, वापस आने में 1 सेकंड। मेरे भाई यहीं पर बहुत बच्चे फंस गए थे और वह गलती आंसर किए थे। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर अगर हम लोग करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, याद रखना मेरे भाई, 1 सेकंड होगा, ना कि 2 सेकंड होगा। तो सिर्फ यहां 1 सेकंड आंसर करेंगे, ना कि 2 सेकंड करेंगे। सेकंड पेंडुलम दिखेगा, 2 सेकंड मार दोगे, एकदम गलत हो जाएगा, फिर लगेगा अरे यार मैंने क्या कर दिया। तो क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़ना है क्या कहता है। अब 1 मीटर लंबे सरल लोलक की अगर बात करते हैं तो मेरे भाई टी बराबर हम लोग 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन में जी यहां पर पढ़ते हैं। एक बात याद रखिएगा मेरे भाई, सेकंड पेंडुलम का टाइम जो हमारा यहां पर 2 सेकंड, ये जो हमारा यहां पर 2 सेकंड मिलता है, आपको एक बात मैं आप यहां पर बता देना चाहता हूं मेरे भाई, इस एल की बात करते हैं, ये जी की हम बात करते हैं, आपको मैं बता देना चाहता हूं ये 2 सेकंड आपका आवर्तकाल यहां से अगर मिल करके आता है, अगर सेकंड पेंडुलम है और अगर ये आवर्तकाल 2 सेकंड का अगर यहां पर हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में याद रखना 2 बात मेरे भाई, कि ऐसी परिस्थिति में 2 सेकंड तभी होगा जब ये ऐसा तभी होगा जब लंबाई हमारा 1 मीटर होगा पेंडुलम का, और जब जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अगर मेरे भाई इस फॉर्मूला में लंबाई 1 मीटर रखोगे और जी का मान तुम इतना अगर रखोगे, तो इसकी वैल्यू हमेशा 2 सेकंड ही आएगा, और वही सेकंड पेंडुलम हमारा डिफाइंड होता है 2 सेकंड पर। तो क्वेश्चन आपका क्लियरली बोला है कि 1 मीटर लंबा, यानी कि लंबाई 1 मीटर कह दिया है, और आवर्तकाल कितने देर का होगा। अगर ये शॉर्टकट नहीं पता है, तुम गुना भागा करते रहोगे, तुम्हारा समय निकल जाएगा और तुम कर नहीं पाओगे सही से। यही चीज होता है मेरे भाई बारीकी से पढ़ने का। तो अगर आपको ये पता है कि 1 मीटर लंबा है, तो जी का मान 9.8 रखेंगे तो आंसर हमारा आवर्तकाल का 2 सेकंड ही आएगा। कई बार तो क्वेश्चन ये भी पूछ दिया है कि सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड का है, और यहां बोल दिया कि जी का मान 9.8 लेना है, बताइए उस पेंडुलम की लंबाई कितनी होगी, तो कहेंगे 1 मीटर होगा। तो इन तीनों में रिलेशंस होता है, याद रखेंगे। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल अगर 2 सेकंड का है तो हम कहेंगे लंबाई 1 मीटर और जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो आप बता दीजिए मेरे भाई कि आवर्तकाल कितने सेकंड का होगा। तो 1 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्तकाल कितने, तो 1 मीटर अगर लंबा है, जी का मान 9.8 है, तो हम कहेंगे आवर्तकाल 2 सेकंड का होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी आपके क्या होंगे मेरे भाई, करेक्ट हो जाएंगे। सर आप बहुत स्मार्ट हैं, सपना जी कह रही हैं। स्मार्ट तो बनना ही पड़ेगा, स्मार्ट नहीं बनेगा तो मार्केट में कौन पूछेगा। आपको हर चीज में स्मार्ट बनना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में कुछ कर पाओगे। हर एक तरीके से आपको कहीं ना कहीं मेरे भाई आपको लगना पड़ेगा, लगे कि आप मेहनत किए हुए हैं, आपको लगे कि आपको सब कुछ बुझा रहा है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपका सिंपल पेंडुलम, एक ही वीडियो में पूरा का पूरा सिंपल पेंडुलम के सारे क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, इसलिए जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लीजिएगा इसको। अनुप्रिया जी कह रहे हैं कि अखंड ज्योति बैच स्टार्ट हो गया है सर, आज से ये क्लासेस स्टार्ट हो गई अखंड ज्योति बैच। जिन्होंने अखंड ज्योति बैच नहीं लिया होगा आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे भाई जब क्लासेस निकल जाती है तो इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। इसलिए आप जाइएगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर, सर्च कीजिएगा अखंड ज्योति बैच। साइंस का आपको दिखेगा 6 to 8 के लिए, 9 10th के लिए, 6 to 8 9 10th दोनों की कॉम्बो के लिए आप वहां से बैच से इनरोल होकर के बेहतर तरीके से अपने साइंस को अच्छा कर सकते हैं। और हमको पता है कि आगे जो वैकेंसी आपका 1,60,000 जो दिख रहा है, उस 1,60,000 वैकेंसी में एक सीट लाने के लिए पसीना छूट जाएगा सभी का, और उसी का सिलेक्शन होगा। मैं इस बार भी कह रहा हूं उसी का सिलेक्शन होगा जिसके बेसिक लेवल पर उनकी तैयारी अच्छी होगी। और बेसिक लेवल पर तैयारी अच्छी करने के लिए आपको थ्योरी के साथ साथ चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चंस बने हुए होने चाहिए। इसीलिए तो मैं ये बैच दिया हूं। मैंने जड़ को पहले मजबूत करना, मुझे लगा कि नहीं पहले जड़ को इतना मजबूत कर देते हैं, लास्ट मोमेंट पर क्वेश्चन का इतना प्रैक्टिस करा देंगे कुछ नहीं बचेगा। 4-5 महीने का जो समय हमारे पास है, इसी में हम लोगों को सफलता लेकर के रहना है। तो प्रैक्टिस बैच तो आपको बाद में कराएंगे, लेकिन अभी आपको अखंड ज्योति बैच से थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी उसमें हम दिए हुए हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई देखिए, अब ये भी क्वेश्चन यहां पर दमदार है। दोलन करते समय लोलक का गोलक जो है, लोलक का गोलक कहने का मतलब है कि लोलक का गोलक, गोलक का मतलब बॉब जो इधर से उधर घूम रहा था, ऑसिलेट कर रहा था। कह रहा है कि 100 सेकंड में, कितने सेकंड में कह रहा है, 100 के सेकंड में मध्य बिंदु यानी कि मीन पोजीशन से कितनी बार गुजरता है, तो 100 बार गुजरता है। अब 100 सेकंड में अगर 100 बार गुजरता है तब बता दीजिए कि उस लोलक का आवर्तकाल कितना होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। बिल्कुल डेली हम आपके सामने आएंगे, आप निश्चिंत रहिए। डेली ये क्लासेस, उधर तो थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी हो गया था क्योंकि कुछ काम में हम फंसे हुए थे, लेकिन अब ये क्लासेस आपको डेली हम प्रोवाइड करेंगे और डेली के डेली 7:30 बजे, 6:30 बजे आप लाइव आइएगा। 6:30 बजे हम आपकी क्लासेस में इन कर जाएंगे। 6:30 से लेकर के 7:30 बजे तक हम आपकी क्लासेस लेंगे। पूरा का पूरा यूट्यूब पर आपको यहां पर एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस आपको कराएंगे और वो क्वेश्चन कराएंगे जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, लोग जल्दी गलती करते हैं, और शायद अगर हमसे लगता होगा कि आपको बेहतर चीज मिल रहा है तो आप जरूर जुड़ करके इसका फायदा ले सकते हैं और बेहतर कंटेंट ही हम देंगे जहां पर मेरे भाई हमको लगेगा कि आपको हर चीज सिखा पाए। तो यहां पर एक क्वेश्चन बोला है कि 100 सेकंड में 100 बार गुजरता है, यानी कहने का मतलब यहां फिर पहुंचिए, सिंपल पेंडुलम पर फिर पहुंचिए। ये मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन पर 100 सेकंड में कितनी बार चलेगा, तो मीन पोजीशन से बोला है मेरे भाई कि ये मान लेते कि हमारा बॉब है, इस मीन पोजीशन से 100 सेकंड में कितने सेकंड में, तो इस मीन पोजीशन की अगर हम बात करते हैं, इस मीन पोजीशन से 100 सेकंड में 100 बार गुजरता है, यानी कहने का मतलब है मेरे भाई कि 100 सेकंड में 100 बार गुजरता है। मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए, 100 सेकंड में इससे 100 बार गुजरता है, 100 सेकंड में 100 बार गुजरता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, तब आपसे आवर्तकाल पूछा गया कि आवर्तकाल हमारा कितने देर का होगा। मेरे भाई हम चाहेंगे कि इस क्वेश्चन के आंसर्स आप सभी लोग करें, लेकिन बाद में हम आपको बता ही देंगे कि इसमें करना क्या है। तो आप सभी लोगों के आंसर्स का हमें इंतजार रहेगा मेरे भाई। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन के आंसर्स कर पाते हैं। जी सर, हम रोज लाइव आया करेंगे। बिल्कुल आप आइए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप सभी लोग को पता हो जाना चाहिए कि अब ये लगातार आपकी क्लासेस चलेगी और आप सभी लोगों को आकर के यहाँ पर अपनी तैयारी को बेहतर करना है। तैयारी मेरे भाई तभी अच्छा होगा जब आप लगातार टेस्ट के डिस्कशन वगैरह में आप भाग लेते रहेंगे। तो चलिए यहां पर हम बात करते हैं इस क्वेश्चंस के बारे में। हम लोगों से क्या पूछा है, तो हम लोगों से आवर्तकाल पूछा है। मेरे भाई मैं आपको यहां पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं इसके कंसेप्ट बताना चाहता हूं कि अगर हम आवृत्ति की हम बात करते हैं तो आवृत्ति का एक फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा कि आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी कहते हैं और आवृत्ति का फॉर्मूला हमारा यहां पर C अपन में हमारा लैम्डा होता है। ये फॉर्मूला तो सबने पढ़ा होगा। एक फॉर्मूला और भी मेरे भाई हम पढ़ने के लिए आपको कह रहे हैं, ये नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड होता है और ये नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। ये पर सेकंड इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। आवृत्ति को न्यू से दिखाते हैं, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड की अगर बात करेंगे तो ये बेसिक लेवल का फॉर्मूला होता है। तो आवृत्ति नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड हमारा होगा। अब यहां पर मामला ये है कि नंबर ऑफ साइकिल कैसे निकलेगा, तो मेरे भाई क्वेश्चंस में आपको एक लाइन दे रखा है, हम फिर से ये पेंडुलम बना दे रहे हैं और इसको हम कह दिए यहां पर ये मीन पोजीशन है और इस मीन पोजीशन से ये ऊपर जाएगा, फिर इस तरह से हमारा आएगा जाएगा। तो ये वाला पोजीशन हमारा क्या तो कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन, ये वाला पोजीशन हमारा एक्सट्रीम पोजीशन, ये वाला पोजीशन हमारा क्या तो कहेंगे यहां पर मीन पोजीशन की हम बात कर रहे हैं और इसी को हम माध्य स्थिति भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे यह बोला गया है कि इस मीन पोजीशन से 100 सेकंड में 100 बार गुजरता है। तो मेरे भाई हम आपसे जानना चाहते हैं, यहां से यहां गया, वापस यहां आया तो एक साइकिल कंप्लीट होता है। कोई भी चीज जहां से चलना शुरू करता है, यहां से चलना शुरू किया, अगर मान लेते यहां से चलना शुरू किया और यहां से चलना शुरू किया, फिर यहां पर अगर पहुंच गया तो एक साइकिल होता है। यहां से चलना शुरू किया, समझना गौर से, यहां से चलना शुरू किया फिर वापस यहां पर पहुंचेगा तभी उसका एक साइकिल कंप्लीट होता है। साइकिल कंप्लीट करने यहां से चलना शुरू किया, यहीं पर अगर पहुंचेगा तब ना साइकिल बनेगा। यानी कि यहां से चलना शुरू किया, यहीं पर पहुंच गया, तो जहां था वहीं पहुंचेगा तब साइकिल बनता है। तो अगर जहां था वहीं पहुंच गया, एक साइकिल अगर हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में भी हम कह सकते हैं मेरे भाई कि अगर वस्तु यहां पर है और यहां से चलना शुरू करेगा, सॉरी, अगर वस्तु यहां पर है, ध्यान रखेंगे मेरे भाई, अगर हमारा ये बॉब यहां पर है और यहां से चलना शुरू करेगा और यहां से चलना शुरू करेगा, वापस यहां पर पहुंचेगा तो एक साइकिल कंप्लीट होगा। तो इस मीन पोजीशन से 2 बार गुजरेगा, यानी एक साइकिल के लिए मीन पोजीशन से 2 बार गुजरेगा। यानी आप कह सकते हो मेरे भाई कि एक साइकिल के लिए मीन पोजीशन से कितनी बार गुजरेगा, तो कहेंगे यहां पर 2 बार गुजरेगा। एक साइकिल के लिए 2 बार गुजरेगा,
तो 2 बार अगर गुजरा मेरे भाई तो आप यहां पर कह सकते हो कि साइकिल निकालना है ना सर, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 100 बार गुजरता है। तो आप बता दीजिए मेरे भाई, अगर 2 बार में 1 साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो 100 बार में कितना साइकिल कंप्लीट करेगा। तो हम इसको 100 बनाने के लिए जाएंगे तो हम कहेंगे यहां पर 50 से गुना कर देते हैं, तो यहां भी 50 से गुना करना पड़ेगा। तो 50, आप देखिए 50 गुना 2 यानी कि 100 बार हो गया, क्योंकि एक साइकिल में 2 बार गुजर रहा था इस मेन पोजीशन से। तो हम कहेंगे यहां पर इसको 100 अगर बनाना होगा तो 100 बार में हम कहेंगे कितना साइकिल हो गया, तो कहेंगे 50 साइकिल हो गया। अब क्या दिक्कत है, अब तो आंसर्स आ ही जाएंगे। तो नंबर ऑफ साइकिल कितना होगा, कहेंगे 50 हो गया। टाइम कितना लिया मेरे भाई, तो हम कहेंगे टाइम तो हमारा 100 सेकंड ही लिया है। तो आप यहां पर 100 से डिवाइड करोगे, ये 0 आपका चला जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 पॉइंट आपका कितना, तो कहेंगे यहां पर 2 सेकंड शायद आ जाएगा। 5 दूनी 2 यानी कि 5 दूनी 10 यानी कि 0.2 सेकंड। इसमें मेरे भाई थोड़ा सा ऑप्शंस में एरर है, इस ऑप्शंस को आप सुधार लीजिएगा। यहां पर 0.2 सेकंड है, यहां पर आपका 0.4 सेकंड है, यहां पर आपका 0.3 सेकंड है, ये क्वेश्चंस में एरर था, और यहां पर आपका 0.1 सेकंड है। तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। और आंसर करेंगे मेरे भाई यहां पर इस क्वेश्चन के आंसर हम लोग कितना करेंगे, तो कहेंगे यहां पर हमारा, सॉरी नहीं, तो इस क्वेश्चन के आंसर्स मेरे भाई यहां पर अगर देखेंगे तो ये हमारा सही है, सॉरी मेरे भाई ये हमारा पॉइंट में नहीं, ऐसे ही सही है। तो यहां पर आवृत्ति निकल करके आया, अभी तो मेरे भाई हमारे पास आवृत्ति ही निकल करके आया, और आवृत्ति हमारा इतना हर्ज आ गया, ये हमें पता चल गया कि आवृत्ति फ्रीक्वेंसी हमारा कितना हर्ज होगा, तो कहेंगे इतना ही हर्ज। हमसे आवृत्ति नहीं पूछा, हमसे आवर्तकाल पूछा है। हमने अभी तो आवृत्ति कैलकुलेट कर रखा है, हमसे क्या पूछा है मेरे भाई, तो आवर्तकाल पूछा है। तो हम यहां पर पहुंचेंगे, और आवृत्ति और आवर्तकाल में भी रिलेशन होता है, जिस रिलेशन की हम यहां पर बात करेंगे। तो यहां पर आपको समझना है एक रिलेशन मेरे भाई, यहां पर आवृत्ति का एक और होता है जिसको हम लोग 1 में आवर्तकाल कहते हैं। 1 में क्या कहेंगे, तो यहां पर इसको आवर्तकाल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहां पर अगर हमें आवर्तकाल चाहिए, क्या चाहिए, तो यहां पर हमें क्या चाहिए, क्वेश्चंस में हमें आवर्तकाल चाहिए मेरे भाई। अगर आवर्तकाल की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा 1 में आवृत्ति हो जाएगा। तो 1 में अगर आवृत्ति हो गया तो आवृत्ति हमारे कितने हर्ज है, तो 0.2 हर्ज है। तो 1 डिवाइडेड बाय 0.2 करेंगे, दशमलव से ये ऊपर जाएगा, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो हम कहेंगे यहां पर 0.5 होगा, सॉरी मेरे भाई ये 0.2 हर्ज नहीं होगा, 0 पॉइंट यहां पर हमारा कितना होगा, कहेंगे यहां पर हमारा 0.5 होगा, सॉरी यहां पर हमारा 0.5 होगा मेरे भाई, ये 0.5 हर्ज होगा, सही कर लेना। और इसीलिए ये क्वेश्चंस के आंसर्स यहां पर हमें नहीं आ रहे थे। तो इसको डिवाइड करेंगे, अब इसको डिवाइड करेंगे मेरे भाई, तो हम कहेंगे 1 बटा हमारा 0.5 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे 10 हो जाएगा, 5 दूनी कितना होगा, कहेंगे 2 हो गया। इसका आवर्तकाल कितने सेकंड का, तो 2 सेकंड का। तब हमारे आंसर्स मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 सेकंड ही राइट होगा। तो यहां 2 सेकंड हम लोग करेंगे करेक्ट। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, आवृत्ति निकाला, और आवृत्ति के बाद मैंने आवर्तकाल का फॉर्मूला यहां पर लगा दिया, ये निकल गया, ये निकालना था, डिवाइड कर लीजिएगा, 2 सेकंड ही आएंगे, और इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 सेकंड ही, 0.5 हर्ज ही आपका आएगा मेरे भाई। 5 में 10 से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको यहां पर पता होगा कि यहां पर 0.5 हमारा हो जाना है, 0.5 हमारा हो जाना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 सेकंड ही होगा, 2 सेकंड ही होगा, ठीक है। चलिए, नहीं 0.2 ने 2 सेकंड राइट आंसर होगा, ठीक है। नॉलेज फैक्ट्री बिल्कुल राइट, 2 सेकंड ही आपके करेक्ट होंगे, ठीक है। आपसे आवर्तकाल पूछा, आपसे आवृत्ति नहीं पूछा था, आपसे आवर्तकाल पूछा था। ई निकालने के लिए उसका यूज किए, और हम लोगों ने यहां पर आंसर कर दिया। लेकिन ये कंसेप्ट जब तक नहीं पता होगा, ये जो मैंने यहां पर किया है, ये वाला चीज कैसे यूज करते हैं नहीं पता होगा, दुनिया का कोई ताकत नहीं आपको ये बना सकता है कि आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, एक और यहां पर देखते हैं, सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन है। और इस सिंपल पेंडुलम के क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, फिर से दे रखा है, एक सरल लोलक एक लिफ्ट के अंदर में क्या करता है, उसको फिट कर दिया जाता है। अब एक लिफ्ट है, उस लिफ्ट में सरल लोलक को क्या कर दिया गया मेरे भाई, तो सेट कर दिया गया। कहता है कि आवर्तकाल हमारा अधिकतम होगा कब, जब लिफ्ट हमारा विराम की अवस्था में होगा, या ऊपर या नीचे अचर चाल से चलेगा, या नीचे की ओर त्वरण की साथ गति से करेगा, या ऊपर की ओर त्वरण गति के साथ हमारा चलेगा। तो मेरे भाई जब हम लोग नीचे और ऊपर की बात करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो आवर्तकाल हमारा होगा तो वो कितना होगा, हम लिख देते हैं यहां पर 2 पाई
कंडीशंस यहां पर दोनों में लिख देंगे। तो 2 पाई रूट अंडर एल, और नीचे की ओर अगर त्वरित गति से अगर चलेगा तो हम कहेंगे यहां पर हमारा g माइनस ए हो जाएगा। अगर ऊपर की तरफ गति करेगा तो t बराबर हमारा कितना होगा, कहेंगे यहां पर 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन में g प्लस हमारा a हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है सरल लोलक के केस में। कभी भी क्वेश्चन आपके सामने में आता है तो आप आसानी से कर सकते हो। यदि मेरे भाई नीचे की तरफ जाएगा तो माइनस लगाएंगे, अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो प्लस ए कर देंगे। तो ए क्या है, तो त्वरण की हम बात करेंगे। ये दोनों कंडीशंस पर मैंने आपको रख रखा है। अब कह रहा है कि आवर्तकाल अधिकतम कब होगा मेरे भाई, तो अधिकतम की अगर हम बात करेंगे तो ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे अगर हमारा लिफ्ट किधर की ओर जाएगा, तो अगर हम नीचे की तरफ हमारा लिफ्ट अगर त्वरित गति से अगर नीचे की तरफ जाएगा तो जाहिर सी बात है नीचे की ओर जाएगा, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि फॉर्मूला हमारा ये वाला काम करेगा। और ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे कि अगर नीचे की तरफ त्वरित गति से जाएगा तो ये वाला मान हमारा घटेगा, अगर ये मान घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, यहां पर राइट हो जाएगा। अगर ऊपर की तरफ त्वरण से जाएगा तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ चीज जुट रहा था, इसकी वैल्यू मेरे भाई ऊपर जाने के दौरान बढ़ेगी, जब बढ़ेगी तो आवर्तकाल यहां पर घट जाएगा। तो आपसे पूछा कि अधिकतम आवर्तकाल कहां पे होगा, तो कहेंगे हमारा जब लिफ्ट हमारा नीचे त्वरित गति से जाएगा तब हमें मिलेगा। अब आप कहेगा सर विराम की अवस्था में क्या होगा, तो विराम की अवस्था में आवर्तकाल में कोई अंतर नहीं होगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा मेरे भाई, इसीलिए हम कहेंगे ये आंसर्स हमारे नहीं होंगे। ऊपर या नीचे मेरे भाई अचर चाल से अगर चलेगा तो अचर चाल या विराम की अवस्था, इन दोनों सिचुएशन में मेरे भाई आवर्तकाल क्या होगा, कहेंगे यहां पर आवर्तकाल की बात करेंगे उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए ये दोनों ऑप्शंस आपके पहले ही एलिमिनेट हो गए हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चंस मेरे भाई ये नोट जरूर कर लेना कि अगर हमारा लिफ्ट नीचे की तरफ जाता है, लिफ्ट के अंदर क्या है, तो कहेंगे यहां पर सिंपल पेंडुलम लगा हुआ है, तो लिफ्ट अगर हमारा नीचे की तरफ अगर जाएगा तो हम कहेंगे उसका आवर्तकाल इतना होगा। अगर ऊपर की तरफ जाएगा त्वरित गति से तब कहेंगे आवर्तकाल हमारा इतना होगा। यहां माइनस, यहां पर माइनस लगाएंगे, यहां पर प्लस लगाएंगे। तो ये दो चीज आपको ध्यान रखना है। और अगर एक समान वेग से अगर जाएगा या अचर चाल से चले, अचर चाल का मतलब है एक समान वेग, और अगर विराम की अवस्था में है तो ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे टी बराबर हमारा 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आंसर्स आपके यहां पर आ गए सी। अगला मेरे भाई आप बता दीजिए कि अगला क्वेश्चन अयांत्रिक तरंग के बारे में आपसे पूछा है। अगर अयांत्रिक तरंग अगर गमन करती है तो वो कहां करती है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा ये जो अयांत्रिक तरंग है, अगर हम इस अयांत्रिक तरंग की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसी तरंग होती है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, यांत्रिक तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है और अयांत्रिक तरंग हमारा अनुप्रस्थ तरंग होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये कैसी तरंग है, तो कहेंगे यहां पर ये हमारा अनुप्रस्थ तरंग यहां पर होता है। ये लाइन आपको ध्यान रखना है। तो अगर अयांत्रिक तरंग अगर बोलेगा तो अनुप्रस्थ तरंग, और अनुप्रस्थ तरंग हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग हम इसको कहते हैं। और जो विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं मेरे भाई, अगर इस विद्युत चुंबकीय तरंग की अगर हम बात करते हैं, ये सभी के सभी हमारे प्रकाश तरंग होते हैं। ये सभी के सभी हमारे कहते कि हाँ ये हमारे सभी क्या होंगे, तो कहेंगे सभी हमारा प्रकाश तरंग होता है। ये सभी हमारा क्या होगा, कहीं यहां पर प्रकाश तरंग होता है। अब यहां पर जो विद्युत चुंबकीय तरंग है अनुप्रस्थ तरंग है, और जो सभी प्रकाश की तरंग है ये आवेशहीन होता है। और ऐसी परिस्थिति में आपको पता होगा कि जो हमारे प्रकाश तरंग होते हैं मेरे भाई, इसको गमन करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, ये कहीं भी चलेगा। हवा हो, पानी हो, आग हो, कहीं हो, ठोस हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ेगा, ये कहीं भी गमन कर लेगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे अयांत्रिक तरंग कहीं भी चलेगा, क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, ये कहीं भी हमारा चलता है, ये कहीं भी चलेगा, ये किसी माध्यम में चलेगा, ये हमारा सभी माध्यम में हमारा गमन करता है, सभी चीजों में ये गमन करता है। माध्यम रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको माध्यम से कोई मतलब नहीं है। यह तरंग जो होता है मेरे भाई, ये सभी तरंगे हमारे किस पर, तो कहेंगे ये सभी तरंग की अगर हम बात करते हैं तो ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ये लाइन आपको ध्यान रखना। तो ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, तो नहीं करता है तो मेरे भाई बताइए सिर्फ निर्वात में चलेगा, सिर्फ माध्यम में चलेगा, निर्वात और माध्यम दोनों में चलेगा, दोनों में चलेगा मेरे भाई, इसको माध्यम से कोई मतलब नहीं है, कहीं भी चलेगा। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अयांत्रिक नहीं दे करके अगर आपसे यांत्रिक तरंग की अगर बात कर लेता, इसको मैकेनिकल वेव हम कहते हैं, अगर आपसे यांत्रिक तरंग की अगर बात कर लेता तो याद रखना मेरे भाई, जो मैकेनिकल वेग हमारा यांत्रिक तरंग होता है, ये हमारी कैसी तरंग है, तो याद रखना ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ये कैसी तरंग है, तो इसको हम लोग यहां पर अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। और जो अनुदैर्ध्य तरंग हमारा होता है, याद रखना मेरे भाई, ये हमारा ध्वनि तरंग में आता है। ये कैसी तरंग है, तो कहेंगे ये हमारा ध्वनि तरंग होगा। और ध्वनि तरंग याद रखना
ये हमारा निर्वात में ट्रेवल नहीं करती है, निर्वात में नहीं जाएगी आगे, तो निर्वात में ट्रेवल नहीं करेगी। लेकिन मेरे भाई अगर हम ठोस की बात करते हैं, अगर हम द्रव की बात करते हैं, अगर हम यहां पर गैस की बात करते हैं, तो इन सभी जगह पर ये हमारा क्या होता है कि यहां पर ट्रेवल करती है, तो ये निर्वात में ट्रेवल नहीं करेंगे। तो यांत्रिक तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, यांत्रिक तरंग हमारा ध्वनि तरंग होता है, इसको चलने के लिए ठोस द्रव गैस चाहिए, माध्यम चाहिए, लेकिन इसको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन मेरे भाई उल्टा भी पूछता है, सीधा भी पूछता है, तो उल्टा सीधा सभी तरफ से आपको पता होना चाहिए, और वैसी परिस्थिति में आपके आंसर एकदम सही आएंगे। 76 नंबर टियर 3 अदर स्टेट वाले पप्पू सैनी जी कह रहे हैं 76 नंबर पे तो मामला गड़बड़ है, इसीलिए आपको तैयारी करना चाहिए बेसिक लेवल पर। आप फिर से एक बार और जान जी लगाइए, क्योंकि मेरे भाई आपको पता है कि क्वेश्चंस किस तरीके से बच्चे लोग किए हैं, तो आप सभी लोग एक बार फिर से लगाइए और कोशिश कीजिए कि इस बार सिलेक्शन लेना है। 1,60,000 वैकेंसी है, पिछला क्या रहा, एग्जाम हो गया है, अगले की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा फिर भी अच्छा है कि आप तैयारी लगातार कर रहे हैं, इसलिए अपनी तैयारी को आप स्टार्ट कर दीजिए। जो जहां है अपनी तैयारी को फिर से शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि इसी बार आपको नौकरी लेना, चूंकि 1,60,000 सीट आपके सामने है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग फिर अगले डिस्कशन में। आज हम यहीं तक रखेंगे, और यहां पर इस क्वेश्चन के आंसर हम लोग ने एक और क्वेश्चन हम करा देते हैं, एक और क्वेश्चन मेरे भाई करा देते हैं। 10 क्वेश्चन तक आपका यहां पर इसका कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आज आप देखे होंगे कि आज आपको हम सरल लोलक के कितने क्वेश्चन करा दिए इसमें, तो 10 क्वेश्चन हम आपको इस स्लाइड का यहां पर करा चुके हैं। तो किसी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग की अगर बात होती है, अनुप्रस्थ तरंग हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, मैंने आपको बता दिया है, और विद्युत चुंबकीय तरंग तो हमारा है ही है, साथ ही साथ ये कैसे गमन करती है, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये अगर गमन करती है, ये कैसे गमन करेगी, तो हम कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग गमन करने की अगर बात करेगा तो हम कहेंगे ऐसे हमारा गमन करेगी। ये हमारा तरंग हो जाएगा, इसमें कण का जो कंपन होगा वो हमारा ऊपर नीचे होता है। तो कण का जो कंपन होगा इस तरंग पर कितने डिग्री पर होगा, तो इस तरंग पर 90 डिग्री कोण पर हमारा होता है, और इस ब्लैक वाले लाइन को हम लोग दिखा रहे हैं, ये कण का कंपन को दिखाता है। ये किसके, तो कहेंगे ये कण के कंपन को, और कण का कंपन ऊपर, ये तरंग इधर, दोनों के बीच में 90 डिग्री कोण बनता है। अब बताइए कि किसी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन करता है, इसमें ऊपर वाला को पॉइंट को हम लोग क्रस्ट कहते हैं, और नीचे वाले को ट्रफ कहते हैं। तो ये वाला जो है इसको हम लोग गर्त कहते हैं, ये गर्त होता है, और इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, तो इसको हम लोग शीर्ष कहते हैं। तो इसका मतलब है इसमें शीर्ष और गर्त हमारा बनेगा, यानी कि शीर्ष और गर्त अगर बनेगा तो हम कहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। और इस पर क्वेश्चंस मेरे भाई आपके एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आपको तैयार रहना है। इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो शीर्ष और गर्त हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसको हम सेव कर देते हैं और आप लोगों को भिजवा भी देंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस मेरे भाई आप सभी के लिए आपने देखा होगा, आज ने आपने सीखा होगा, और हम चाहेंगे कि हर एक क्वेश्चंस को इतना प्यार से कीजिए कि एग्जाम में सामने दिखे तो गलती करने की संभावना एकदम 0% हो, तब जाकर के आपकी तैयारी बेहतर मानी जाएगी जब आप अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, हम फिर से कहना चाहते हैं जिसका भी साइंस वीक है, आज से एक मेरी क्लासेस आज से ओपनिंग हुई है, आज से कंप्लीट ऑनलाइन मोड में हमने एक क्लासेस दिया है अखंड ज्योति बैच का। उस अखंड ज्योति बैच से जुड़ करके साइंस के किसी भी एग्जाम में अगर साइंस पूछता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वो जरूर कर लीजिए, क्योंकि बेसिक लेवल पर वो क्लासेस हम आपको दे रहे हैं। और उसमें खास बात तो ये है कि जिस चैप्टर को हम पढ़ाएंगे उस चैप्टर से रिलेटेड हम 100 क्वेश्चंस आपको कराएंगे। इससे क्या होगा, आपकी थ्योरी अच्छी हो जाएगी और आपके क्वेश्चंस भी चैप्टर वाइज हो जाएंगे आपके पास। उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे, वो भी हम आपको करा देंगे। हमको लगता है कि कुछ और बचेगा ही नहीं। तो आप सभी लोग मेरे भाई बेहतर तैयारी करके के लिए आप जुड़ सकते हैं प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाइएगा, अखंड ज्योति बैच आप देखिएगा, 6 to 8 9 10th के लिए अलग और 6 to 8 9 10th के लिए अलग है। ठीक है, तो जो लोग टीचर वगैरह की तैयारी करते हैं वहां से जाकर के आप कर सकते हैं। बाद बाकी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको करना चाहिए, रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको करना चाहिए। सभी जगह पर आपको साइंस काम आएगा और साइंस के क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग फिर अगले डिस्कशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।